हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ्स 2 का पहला पाठ भूमिति के मूलभूत संबोध। इसमें एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं, लेकिन उसके पहले सशर्त कथन और विलोम इसकी जानकारी लेते हैं। जो कथन हम यदि तो के रूप में लिखते हैं उसे सशर्त कथन कहते हैं। सशर्त कथनों में यदि से जो आरंभ होता है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं और तो के बाद में जो कथन है उसको उत्तरार्ध कहते हैं। उदाहरणार्थ, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो हम इस विधान को, इस कथन को यदि तो के रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका विलोम, अभी ये जो सशर्त विधान में जो यदि के बाद का जो पूर्वार्ध है और तो के बाद का जो उत्तरार्ध है उसमें अदला बदली करेंगे और जो प्राप्त होता है उसको विलोम कहते हैं, कॉन्वर्स कहते हैं। दिए गए सशर्त कथन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इसमें अदला बदली करेंगे और इसको विलोम कहते हैं। अभी दिया गया जो सशर्त कथन है तो उसका विलोम भी सत्य होगा ये जरूरी नहीं होता। ये पहला कथन लेते हैं, सशर्त कथन। यदि कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसका विलोम हम लिखेंगे। विलोम मतलब क्या? लास्ट वाला जो उत्तरार्ध है वो पहले लेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक है तो के बाद में जो शुरू का जो पूर्वार्ध था, शुरू का जो सशर्त कथन का वाक्य है, शुरू का वाक्य वो लास्ट में लिखेंगे और लास्ट का पहले लिखेंगे। मतलब यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये ऐसा सशर्त कथन का विलोम लिखते हैं। लेकिन इस कथन में, इस उदाहरण में मूल कथन और उसका विलोम दोनों भी सत्य है, लेकिन ये हर टाइम कथन और विलोम ये सही या सत्य होगा ऐसा नहीं है। ये हमें दूसरे उदाहरण से समझ में आएगा। सशर्त कथन है दूसरे विधान का। यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या सम या विषम होती है। अभी अभाज्य संख्या मतलब जो खुद के पहाड़े में आती है, मतलब उसके विभाजक वो खुद वही संख्या और एक, ये दो ही उसके विभाजक होते हैं। अभी उसका विलोम देखते हैं। विलोम में जो तो के बाद का जो उत्तरार्ध का सेंटेंस है, लास्ट वाला जो लिखा हुआ अर्ध तो के बाद का वाक्य है वो हम पहले लेंगे और पहले का शुरू का जो यदि के बाद का वो लास्ट में लेते हैं। तो विलोम हो जाएगा, यदि कोई संख्या सम या विषम हो तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। इस विधान में दिया गया मूल कथन सत्य है, परंतु उसका जो विलोम है वो असत्य है, क्योंकि ऐसी एक ही सम संख्या अभाज्य संख्या है जो दो यह एक ऐसी एक ही सम संख्या है जो विभाज्य है, सॉरी अभाज्य है। अभाज्य मतलब जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती। बाकी की सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है वो सम नहीं है, विषम है। लेकिन दो ये ऐसा एक ही नंबर है, एक ही सम संख्या है, इसीलिए ये जो विलोम था वो असत्य है। अभी उपपत्ति, अब हमने कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इसके जो गुणधर्म है वो हमने देखे हैं। यह गुणधर्म देखने के लिए हमने प्रात्यक्षिक पद्धति से भी सीखे हैं। इस कक्षा में हम भूमिति विषय को अलग दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। इसका श्रेय ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुए ग्रीक गणितज्ञ जो यूक्लिड है उनको जाता है। उस कालखंड में भूमिति संबंधी जो जानकारी उपलब्ध थी उसका उन्होंने सुसंगत संकलन किया और उसमें सुसूत्रता लाई। और उन्होंने प्रमुखता से ऐसे दर्शाया कि यदि कोई स्वयं सिद्ध तथा सर्वमान्य कथनों को अभिगृहित के रूप में स्वीकार किया जाए तो उसके आधार पर तर्कशुद्ध रचना द्वारा नवीन गुणधर्म सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध किए गए गुणधर्मों को उन्होंने इस सिद्ध किए गुणधर्मों को प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड द्वारा कुछ जो अभिगृहित है वो निम्नलिखित है। पहला है, एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती है। जो आकृति में मैंने दर्शाया है कि एक बिंदु में से बहुत सारी रेखाएं जा सकती है। दूसरा है,
दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा जाती है। तो दूसरी भी आकृति में मैंने दर्शाया है, दो बिंदु है उसमें से एक और केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। तीसरा है, किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं। ये तीसरे आकृति में मैंने दर्शाया है, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस। चौथा है, सभी समकोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। अभी समकोण का नाप तो 90 ही है, मतलब कितने भी 90 के हम कोण बनाएंगे तो वो परस्पर सर्वांगसम होंगे, क्योंकि हमें सर्वांगसम कोण मतलब जिसका माप समान है, और समकोण का नाप 90 ही होता है। तो हम कितने भी समकोण बनाएंगे तो वह परस्पर सर्वांगसम ही होंगे, क्योंकि उसका माप 90 डिग्री होगा। पांचवा है, दो रेखा तथा उसकी तिर्यक रेखा खींचने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग दो समकोण से कम है। दो समकोण मतलब 180, क्योंकि एक समकोण मतलब 90 और दो समकोण मतलब 180। अगर 180 से कम है तो वे रेखाएं उसी दिशा में आगे बढ़ने पर वो प्रतिच्छेदित करेगी, क्योंकि अगर समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर जो अंतःकोण बनते हैं उनका योगफल 180 होता है। अगर 180 से कम है, इसका मतलब वे दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर नहीं है, और समांतर नहीं है मतलब वो आगे बढ़ने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी। अभी उपयुक्त में से कुछ अभिगृहीतकों की हमने कृति द्वारा जांच की है। कोई गुणधर्म यदि तर्कसंगत रूप से सिद्ध होता है तो वह गुणधर्म सत्य है ऐसा माना जाता है। इसके लिए किए गए जो तर्कसंगत विन्यास को उस गुणधर्म की अर्थात प्रमेय की उपपत्ति कहते हैं, मतलब प्रूफ कहते हैं। कोई सशर्त कथन सत्य है ऐसा सिद्ध करना हो तो कथन के पूर्वार्ध को दत्त और उत्तरार्ध को साध्य कहते हैं। मतलब यदि के बाद में जो आता है शुरू का वाक्य उसे दत्त में मतलब दी गई जानकारी में लिखते हैं, और तो के बाद में जो आता है वो साध्य में लिखते हैं, और साध्य मतलब जो हमें सिद्ध करना होता है। उपपत्ति के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे दो प्रकार है उपपत्ति लिखने के। पहले हम अप्रत्यक्ष विधि कैसे होती है वो देखने वाले हैं। अप्रत्यक्ष उपपत्ति मतलब इनडायरेक्ट प्रूफ, जो डायरेक्ट नहीं है। इस पद्धति में शुरू में साध्य और असत्य है ऐसा मानकर चलते हैं, मतलब जो हमें सिद्ध करना है वो असत्य है ऐसा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे क्लास में एक स्टूडेंट जो है, जो बहुत होशियार है, मतलब उसको 90 से अधिक गुण हर एक विषय में मिलते हैं, तो हम जो एक्स स्टूडेंट है वो होशियार है ऐसा कथन है, लेकिन उसको हम अप्रत्यक्ष विधि में ऐसा मानेंगे कि वो होशियार नहीं है। फिर कहेंगे कि सभी उसके नंबर जो है 90 से ऊपर ही है, इसका मतलब हमने जो माना था कि वो होशियार नहीं है, ये हमारा मानना जो है वो गलत है, असंगत है। इसीलिए फिर हम मानेंगे कि जो मूल कथन है वही सत्य है, मतलब हमने जो माना वो गलत है। ये अप्रत्यक्ष उपपत्ति में होता है। मतलब इस पद्धति में जो साध्य है उसको असत्य है ऐसा मानते हैं, मतलब उसके विपरीत मानते हैं, उसका उल्टा मानते हैं, और फिर वो गलत आने के बाद भी बोलते हैं कि जो हमने माना था वो गलत था, मतलब जो शुरू का साध्य है वही सही है। तो अप्रत्यक्ष उपपत्ति में इस पद्धति में शुरू में साध्य असत्य है ऐसा मानकर चलते हैं, केवल तर्क तथा पहले मान्य सत्य है, सत्य के आधार पर क्रमानुसार एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। यह निष्कर्ष पता होने पर सत्य गुणधर्म से या दत्त से असंगत होता है। असंगत मतलब जो समान नहीं है, माना क्या था और सीधा कुछ अलग हुआ, तो ऐसा असंगत। इसीलिए साध्य को असत्य मानना गलत है ऐसा निष्कर्ष निकलता है, अर्थात साध्य सत्य है ऐसा स्वीकार किया जाता है। मतलब हमने जो सिद्ध करेंगे वो असंगत है, इसके कारण जो माना था हमने उसके विपरीत वो गलत है, मतलब जो सही है तो शुरू का ही बात कथन है। हम उदाहरण से देखते हैं। दूसरा एक उदाहरण ले सकते हैं कि समझो दो भाई है, लेकिन वो भाई नहीं है ऐसा हम मानेंगे, मतलब उसके विपरीत मानेंगे। फिर
फिर कहेंगे कि उसके मम्मी पापा तो सेम ही है, इसका मतलब हमने जो माना था कि वो दोनों भाई नहीं है, ये गलत है, मतलब उसके विपरीत मानेंगे। कथन, दिया गया जो कथन है वो हम देखते हैं। दो से बड़ी अभाज्य संख्या विषम होती है, ये कथन है। अभी उसको यदि तो के रूप में लिखेंगे तो वो सशर्त कथन हो जाएगा, तो इस कथन को हम सशर्त कथन के रूप में यदि तो के रूप में लिखेंगे। तो यदि पी यह दो से बड़ी अभाज्य संख्या है, अभी संख्या वो पता नहीं इसीलिए पी अक्षर माना है हमने। यदि पी यह दो से बड़ी अभाज्य संख्या है तो वह पी यह विषम संख्या है, यदि तो के रूप में लिखा, इसे सशर्त कथन बोलते हैं। अभी ये जो सशर्त कथन है इसमें यदि के बाद जो में आधा जो वाक्य है, यदि के बाद वाला और तो के पहले का, वो होता है दत्त पूर्वार्ध। वो दत्त में मतलब दी गई जानकारी में लिखते हैं, और तो के बाद में जो आता है कथन का लास्ट वाला सेंटेंस, हाफ सेंटेंस, आधा वाक्य, वो तो के बाद वाला वो साध्य में लिखते हैं। तो दत्त में लिखेंगे इसमें पी यह दो से बड़ी अभाज्य संख्या है, अर्थात अभाज्य मतलब जो खुद के पहाड़े में आता है किसी और पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब वो खुद संख्या और एक ऐसे दो ही उसके विभाजक होते हैं। इसमें इसका मतलब पी का एक और पी ऐसे दो ही उसके विभाजक है। साध्य है पी, साध्य मतलब तो के बाद का वाक्य जो सिद्ध करना है, पी एक विषम संख्या है। ये सशर्त कथन का जो तो के बाद का है वो साध्य में लिखेंगे। फिर उपपत्ति, उपपत्ति अप्रत्यक्ष विधि में जो साध्य है उसके विपरीत मानते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब जो है उसके विपरीत मानना है। अभी साध्य में है कि पी एक विषम संख्या है, तो इसका विपरीत उसका उल्टा क्या मानेंगे कि विषम संख्या नहीं है। उपपत्ति में शुरुआत कैसे करेंगे, माना कि पी विषम संख्या नहीं है, अगर विषम नहीं है मतलब वो सम है, अर्थात पी सम संख्या है, और सम संख्या है मतलब दो से भाग जाता है, दो यह पी का विभाजक है, यह इसका अर्थ हुआ। तो इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। परंतु दो पी से पी दो से बड़ी अभाज्य संख्या, ये तो दत्त में दी गई जानकारी में है, तो पी के एक तथा पी ऐसे दो ही विभाजक है, समीकरण नंबर 2। अभी कथन 1 और 2 ये दत्त से असंगत है, मतलब दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, अतः हम माना गया जो कथन था वो गलत है, अर्थात पी यह दो से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो वह संख्या विषम होती है, यह सिद्ध हुआ। उपपत्ति लिखने की प्रत्यक्ष पद्धति और अप्रत्यक्ष पद्धति ऐसे दो प्रकार है। हमने अप्रत्यक्ष पद्धति देखी है, अभी हम देखने वाले हैं अप्रत्यक्ष पद्धति देखी, अभी प्रत्यक्ष पद्धति से कैसे उपपत्ति लिखते हैं वो देखेंगे। प्रमेय है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। अभी ये जो प्रमेय का लाइन है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली ये दो रेखा है, एक रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी, दोनों तरफ तीर है, इसका मतलब ये दोनों तरफ दोनों रेखाएं बढ़ती जा रही है। दो रेखाओं द्वारा निर्मित होने वाले जो शीर्षाभिमुख कोण है उसके माप समान है, वो हमें सिद्ध करना है। एक जोड़ी है ये AOC और BOD। तो दत्त मतलब दी गई जानकारी, दी गई जानकारी में हम लिखेंगे रेखा AB तथा रेखा CD, रेखा AB तथा रेखा CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। फिर इसमें लाइन पर बने ए के बाद ओ उसके बाद बी हो, A-O-B और C-O-D, C-O-D। अभी साध्य, दत्त मतलब दी गई जानकारी और साध्य मतलब उसके बाद का जो वाक्य है शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान,
मतलब ये शीर्षाभिमुख जो कोण है, सामने वाले जो कोण है, उनका माप समान है, ये हमें सिद्ध करना है। और जो सिद्ध करना होता है वो साध्य में लिखते हैं। और जो दिया गया जानकारी है, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं, ये दिया गया है, इसीलिए दो रेखाओं के नाम लिखे और किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है वो हमने लिखा है। साध्य लिखेंगे कोण AOC सर्वांगसम कोण ए बोला है तो बी, BOD ये पहला है। और दूसरा है COB सर्वांगसम कोण DOA। अभी हम उपपत्ति लिखते हैं। आप DOA ऐसा लिखेंगे या AOD सर्वांगसम BOC ऐसा भी लिखेंगे तभी भी चलेगा। उपपत्ति दी गई जानकारी से हम जाते हैं। अभी ये जो है AOC और BOC ये रेखीय युगल कोण, एक रेखा पर बने कोण है, जो जिनका योगफल 180 होता है। AOC प्लस BOC कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180। इसके लिए कारण लिखेंगे रैखिक युगल कोण। इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। अभी दूसरा जो है BOC, इस तरह BOC और BOD ये भी रेखीय युगल कोण है। BOC और BOD इनका भी योगफल BOC प्लस BOD बराबर 180। इसको समीकरण नंबर 2 देंगे और कारण वही रहेगा। अभी समीकरण 1 और 2 का राइट साइड सेम है, 180 180, तो लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा। तो पहले समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर दूसरे समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर दूसरे समीकरण का लेफ्ट साइड। इसको कारण देंगे समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अभी BOC कैंसिल हो गया, घटाया, तो क्या बचा AOC बराबर कोण BOD। तो जो हमारा साध्य करना था AOC सर्वांगसम BOD, दो कोण समान है मतलब वो सर्वांगसम है। AOC सर्वांगसम कोण BOD। इसी प्रकार ये जो दूसरी जोड़ी है AOD सर्वांगसम BOC, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। AOD सर्वांगसम कोण AOD BOC सिद्ध कर सकते हैं। ये इस तरह प्रत्यक्ष उपपत्ति लिखते हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को यदि तो के रूप में लिखिए। पहला है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं।
दूसरा है आयत के विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे यदि दिया गया चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। मतलब ये है यदि तो के रूप में। यदि दिया गया कोई चतुर्भुज आयत है तो उसके विकर्ण सर्वांग सम होते हैं। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। तो इसमें हम लिखेंगे यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। यदि दिया गया कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। अभी प्रश्न 2 है नीचे दिए गए कथनों के विलोम लिखिए। दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो उनके एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं। तो हम लिखेंगे कि दो समांतर रेखा तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बनने वाले एकांतर कोण अगर सर्वांग सम है तो वे दो रेखाएं समांतर है। यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होते हैं। आगे का प्रश्न है दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अंतःकोणों की एक जोड़ी संपूरक मतलब दो अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। 180 मतलब संपूरक। तो इसको हमें उसका विलोम लिखना है। तो यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो अंतःकोण संपूरक होते हैं। आगे का
आयत के विकर्ण सर्वांग होते हैं। यदि दिया गया चतुर्भुज यदि दिए गए चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांग है, हो तो वह चतुर्भुज आयत होता है। इसी के साथ हमारा 1.3 एक्सरसाइज खत्म हो गया।